नमस्कार, मैं विभावरी देसाई, कलाकार कट्टा की होस्ट और आप सभी की दोस्त। दोस्तों, आज कलाकार कट्टा के मंच पे एक सुरों की महफिल सजाने हमारे कलाकार आए हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त न गवाते हम सीधा उन्हीं की पहचान कर लेते। पुनीत गुरुरानी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है कलाकार कट्टा के मंच पे। सर, मुझे ज़्यादा वक्त गवाना नहीं है। मुझे पता है आप रूहानी आवाज़ से सराहे गए हो, तो हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले नजराना आप ही तरफ से पेश हो जाए। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑफकोर्स हमारे दर्शकों को इनकी रूहानी आवाज का अंदाजा आ ही गया होगा। तो आइए हम पुनीत सर के साथ में बहुत सारी गपशप करने के लिए शुरुआत करते हैं। सर, आपने हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में मास्टर्स किया है। हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक थोड़ा सा हटके एक्सट्रीम है, जिसमें कोई भी जाना चाहेगा। तो सर, उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली बचपन में मेरे जो मामा जी थे वो इंडियन क्लासिकल के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, जैसे फ्लूट में और हारमोनियम पे, तो उनको इंटरेस्ट था। फिर मेरी मदर ने भी अपनी स्कूल टाइम पे सितार की ट्रेनिंग ली 2-3 साल। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पैटर्न में और जो भी फैमिली है पापा की तरफ से, उसमें कोई भी एज अ म्यूजिशियन नहीं था। तो बचपन में लेकिन मुझे ऐसा खुद से फील हुआ कि मैं शायद गा सकता हूँ। और थोड़ा बहुत ये था कि मेरी मम्मी को इंटरेस्ट था, तो वो मुझे ना पुराने सॉन्ग्स जो रहते थे रफ़ी साहब के, मन्ना दा के, लता जी के, मुकेश जी के, वो मतलब सुनाते थे और वो गुनगुनाते थे। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे। फिर आगे जाके जब मैं अराउंड स्टैंडर्ड 6th में था, तो मेरे स्कूल में एक टीचर आए जिनका नाम मीनाक्षी पाठक, मेरे वो पहले गुरु रहे हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा एक पुश किया, क्योंकि उनको पता था कि ये थोड़ा बहुत गाता है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक प्रॉपर, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं ना, कि शास्त्रीय संगीत का बेस क्या होता है। जैसे हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि ना सा से सब कुछ सजता है। तो उन्होंने मुझे सा का कैसे लगाना है, सरगम क्या होती है और किस तरीके से फिर सरगम से राग डेवलप होता है, तो उन्होंने मुझे बेसिक सिखाना शुरू किया। और मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ कि मैं मॉर्निंग 5:30-6 उठ के अपने मैम के घर चले जाता था, जबकि मेरा स्कूल 9:30 होता था। और 1-2 घंटा मैं वहाँ बैठ के सिर्फ सा की ट्रेनिंग करता था। जैसे वो तानपुरा हम लोग ऑन करते थे, मेरे को मैडम बोलते थे, वो मुझे प्यार से पुन्नी बोलते थे, तो वो बोलते थे जा रूम पे बैठ और सा लगा। तो मैं 1.5 घंटा 1 घंटा सिर्फ सा की ट्रेनिंग करता था। तो धीरे धीरे मुझे ना उसमें एक डेप्थ नजर आई कि मुझे लगा कि कुछ तो इस क्लासिकल सिंगिंग में है, कि मतलब एक 6th क्लास में मैं था, मेरा इतना मन लगता था उसमें। तो वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई। तो मैंने आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है कि जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि बचपन में मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मुझे शायद जहाँ तक याद है कि मैंने बचपन से ही, कोई पूछता था तो मुझे था कि मुझे आर्ट्स करनी है, मुझे म्यूजिक में जाना है। तो ऐसे मेरी शुरुआत। सर, आपने अभी एक बात कही कि क्लासिकल म्यूजिक में कुछ तो है। तो मैं जरूर इस पे आपको पूछना चाहूंगी कि आजकल की जो जनरेशन है, बेसिकली हिप हॉप में, वो म्यूजिक बुरा है ऐसी बात नहीं, पर उसकी स्टाइल अलग से, अपने इंडियन ट्रेडिशन से वो कहीं गुना अलग है। क्लासिकल सिंगिंग में ऐसी क्या खासियत है, या ये अपने इंडियन ट्रेडिशन से हम कैसे जुड़े रह सकते हैं उन चीजों से, उसके बारे में आप अगर कुछ सुझाव दे सके तो। एक्चुअली मेरा जो परसेप्शन है संगीत को लेके, तो उसमें हर फॉर्म की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हम लोग वेस्टर्न क्लासिकल भी रहता है और इंडियन क्लासिकल भी रहता है। तो जहां तक मेरी समझ है कि शास्त्र बोलते हैं ना कि वो रूट्स, शास्त्र हमारे क्या है, रूट्स है। तो अगर शास्त्रीय संगीत है तो ऑटोमेटिकली उसमें रूट्स हैं, जड़ है। और एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि जैसे हम लोग एक राग सीखते हैं,
और फिर दूसरा राग सीखते हैं। तो हर राग में एक सुरों का जो एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग चलन बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो हर राग का चलन जो होता है ना, वो अलग अलग मूड को डेवलप करता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है ना कि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें शास्त्र हैं और उसमें रूट्स हैं, जिससे क्या रहता है कि हम लोग उससे बन जाते हैं। और मोर ओवर क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी आजकल की जनरेशन, आप जैसे बोल रहे हैं कि हिप हॉप सुनती है, वो भी अच्छा है, बट अगर हम लोग उसकी बेस समझ पाए। और इंडियन क्लासिकल तो अगर बीइंग अ इंडियन और मैंने बचपन से क्लासिकल सीखा है, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक। यस यस ऑफ कोर्स, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। संगीत तो आपका सोल है, वो तो आपके यहाँ से जरूर नहीं, पर प्रोफेशनली मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पुनीत सर प्रोफेशनली एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम करते हैं। बहुत से स्क्रिप्ट्स इन्होंने लिखी है और इनके आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है। सो स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में सर, ये अलग है, मतलब संगीत एक अलग चीज हो गई, स्क्रिप्ट राइटिंग एक अलग चीज हो गई। सो ये राइटिंग का हुनर सर कहाँ से हो गया? एक्चुअली मेरे सिंगिंग और राइटिंग दोनों साथ साथ थे, बट राइटिंग को मैंने एज अ प्रोफेशनल एक नजरिए से देखा नहीं पहले कभी। ओके। फिर धीरे धीरे हम कहते हैं ना, जब इंसान एक सफर पे निकलता है, एक जर्नी पे निकलता है, तो उसको पता चलता है, या फिर कह सकते हैं कि वो डिस्कवर करता है कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो राइटिंग का मैं वही बोलूंगा कि एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़े से छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेने शुरू करे। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे दिल्ली में, उन्होंने बैंड क्रिएट किया था, तो मैंने उनके लिए कुछ 4 लाइन लिख दी एज अ सॉन्ग। तो वहां से मुझे एप्रिसिएशन मिला। तो मुझे एक कहता है ना बूस्ट, मोटिवेशन, मुझे लगा शायद ये भी मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने स्टडी शुरू करी कि पहले मैंने एज अ लिरिक्स राइटर शुरू किया था कि गाने को मतलब ट्यून पे कैसे ढालेंगे शब्दों को, उसका तरीका एक प्रॉपर एक उसका प्रोसेस होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग का मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसकी अपनी लाइफ में ही लाखों स्टोरीज होती हैं। सही बात। बचपन से हम फिर जवान होते हैं, बुढ़ापा आता है, हर एक फेज में एक स्टोरी होती है। तो मैं जब लोगों से मिलता था ना, तो मुझे किसी ने अगर कभी अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया तो मुझे लगता था कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो मैं ना धीरे धीरे मैंने शुरू किया। जैसे मैं सपोज आपसे ही मिला तो आपने मुझे कुछ बताया अपने बारे में, तो मुझे लगा यार इसको हम लोग कुछ स्टोरी में क्रिएट कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जस्ट कहता ना एक शौकिया तौर पे शुरू करना, फिर उसकी एक स्टडी करना प्रोफेशनल तरीके से और टेक्निकल तरीके से। तो मैंने कोशिश करी। फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मेरे को लाइफ में टकराए जो प्रोफेशनली एज अ डायरेक्टर काम कर रहे थे या प्रोफेशनली वो फिल्म मेकिंग करना चाहते थे। तो उनके साथ मैंने टाई अप किया, उनको मेरी प्रतिभा शायद अच्छी लगी, तो मैंने धीरे धीरे कोशिश की कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करूं। सर आपने अभी हाल ही में, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, हमारे पिछले एपिसोड के गेस्ट किरीट पटेल जी जो डायरेक्टर है, जिनकी अपकमिंग मूवी आ रही है धुआं, उनके स्क्रिप्ट राइटिंग पुनीत सर ने किया है। तो सर धुआं एक अलग कहानी, एक अलग सोशल मैसेज, उसका स्क्रिप्ट राइटिंग, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे थी सर, उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल। पहले तो मैं किरीट सर का थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उन्होंने एक ये जिम्मेदारी के मुझे लायक समझा। और जहाँ तक धुआं की बात है, बिल्कुल ये सोशल सब्जेक्ट पे बेस्ड है और इसको लिखना उतना ही टफ था क्योंकि जो सोशल सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो फैक्चुअल होते हैं, उस पे हम लोग अपने मन की कोई कहानी नहीं बना सकते क्योंकि सोसाइटी में जो हो रहा है वो हमारे सामने है और वो चीज़ हो रही है, उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं होती है। तो जो ये स्टोरी थी एक तरीके से एक युवा पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लिए है कि कभी कभी होता है कि लाइफ में कुछ छोटे मोटे गलत स्टेप हमको बहुत गलत डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। तो इसको लिखने का एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल इसलिए था क्योंकि एक तो जो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग थी, थोड़ा सा लैंग्वेज बोल्ड थी इसमें, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इसमें। और दूसरा इसलिए कि एक मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ कि मैंने भी वो मेरे आसपास ऐसे लोग देखे हैं, तो मेरे को कनेक्शन होता था कि हाँ मैं किसी ऐसे इंसान से मिला था और उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था। तो उन चीज़ों को कनेक्ट करना, फिर उसको एक स्टोरी में ढालना, वो बहुत स्पेशल था। ओके।
सर ये धुआं प्रोजेक्ट के लिए आपको और क्रिएट सर के साथ में हमारी कलाकार कट्टा की पूरी टीम की शुभकामनाएं तो हमेशा रहेगी। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई एक किरदार या कोई एक कहानी या कोई एक मैसेज ये चीज़ लेके स्क्रिप्ट राइटिंग करने के टाइम पे टेक्निकली सर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है? जब हम लोग एक कैरेक्टर उठाते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि वो कैरेक्टर को, जहाँ तक मैं एज अ राइटर कनेक्ट करता हूँ, कि पहले हमको कोई अपनी एक रियल जिंदगी में वैसा इंसान ढूंढना पड़ता है। सही है। कि जो उससे 100% नहीं मिलता तो एटलीस्ट 50-60% मिलता है। सपोज मुझे वो इंसान मिल गया, फिर उसका बोलना, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका रहन सहन, वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसा है। फिर उसमें थोड़े से अपने इनपुट डाल के उसको थोड़ा सा, क्योंकि क्या है वो फिल्म मेकिंग है, तो फिल्म मेकिंग में हमको थोड़ा बहुत अपना इनपुट देना पड़ेगा ताकि वो पब्लिक भी बांध के हम लोग इसको चल सके। तो एक बेसिकली, लेकिन मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर जो होता है ना, वो एक रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होता है। सही बात है सर। दर्शकों, पुनीत सर स्क्रिप्ट राइटर तो है ही, अच्छे खासे सिंगर है, रूहानी आवाज जिनकी है, और साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इसी के साथ एक सबसे बड़ा रोल वो निभा रहे हैं कि सेठ विद्या मंदिर वसई बेस्ड स्कूल पे एज अ कल्चरल कोच ही इज वर्किंग। सो सर, ये एज अ स्कूल टीचर व्हाट इज द एक्सपीरियंस? बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ही अलग फील्ड है। yes. लेकिन जैसे मैं सबसे बोलता हूँ कि म्यूजिक राइटिंग मेरा पैशन है और टीचिंग मेरा लव है। yes. तो ना मैं पैशन के बिना जी सकता हूँ, ना मैं अपने लव के बिना जी सकता हूँ। तो स्कूल, जैसे कि एज अ टीचर मैं बोलूँगा कि हर दिन एक नया चैप्टर होता है। yes. जैसे बच्चे नया चैप्टर पढ़ते हैं, एक टीचर के लिए भी एवरी डे इज अ न्यू चैप्टर। रोज नए एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों के साथ, और कभी कभी तो ये भी होता है कि उन छोटे छोटे बच्चों से हम लोग लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी चीजें सीख लेते हैं कि हम लोग कनेक्ट करते हैं कि अच्छा, जिस टाइम पे मैं स्कूल में था मुझे ये चीज समझ नहीं आती थी, आज मुझे वो किसी बच्चे की तरह समझ में आई। तो वो भी एक बहुत डिफरेंट, और मैं कहूँगा कि एक एडवेंचरस राइड बोल सकते हैं स्कूल की जॉब को। यस यस सर, आपका पैशन और लव, इसी के साथ में एक इतना इम्पोर्टेंट रोल जो आप निभा रहे हो एज अ टीचर, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे व्यूअर्स के लिए सर कोई एक अच्छा खासा सोशल मैसेज जरूर दीजिएगा जो हम भी सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी। बिल्कुल, मैं एज अ टीचर अगर एक मैसेज देना चाहूँ व्यूअर्स को, तो मैं ये कहूँगा कि जो हर एक बच्चा होता है उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है और एक दायरा होता है। ठीक है, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी कनेक्ट हो सकता है, या एक जनरल इंसान भी इसको सोच सकता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर बच्चे को एक दायरे में रख के आंकते हैं। जैसे अच्छा, वो 90% वाला है तो मेरा बच्चा 90% वाला होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का माइंड, हर बच्चे का टैलेंट, हर बच्चे की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो व्यूअर्स को मैं यही एक मैसेज दूंगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर्स हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि आपका जो बच्चा है उसका हुनर क्या है, आपका बच्चा क्या जो है उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसकी पावर क्या है, और उस पावर पे फिर काम करेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, वो एक तरीके से बिल्कुल एक सही डायरेक्शन पे चलेगी। सही बात है सर। पुनीत सर, आपके साथ में बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कलाकार कट्टा की टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। रूहानी आवाज के साथ में अच्छे खासे गाने गाते रहिएगा, अच्छी चीजें लिखते रहिएगा, और जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट सर, ऑल द वेरी बेस्ट। व्यूअर्स, ऑफ कोर्स पुनीत सर से बात करके आपने जाना होगा कि अपना पैशन जो है वो प्यार से जतन करते रहिएगा तो जिंदगी में कोई ना कोई मकाम हासिल हो ही जाता है। और हाँ, कलाकार कट्टा यूट्यूब चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कलाकार आपके साथ में लेके आएंगे और ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है।
गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे